चलिए जी। सो कल की क्लास में हम लोगों ने मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मतलब इन डिटेल ही देखा था हम लोगों ने इस टॉपिक को। क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी, सबसे पहले उसको रिकॉल करेंगे। आज की क्लास में दो चार क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक, जो कल के टॉपिक से, जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और फिर एक अहम चीज, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एजेंडा है आज की क्लास का, इस लेक्चर का। देखो, हम लोगों ने मोमेंटम को डिस्कस किया था। हमने कहा था मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बीइंग पॉजिटिव, मोमेंटम भी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी बीइंग नेगेटिव, मोमेंटम भी नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी एट एन एंगल है, वेलोसिटी के जिस तरह कंपोनेंट्स बनेंगे इसी तरह मोमेंटम के कंपोनेंट्स बनेंगे। चेंज इन मोमेंटम एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने देखी थी कि अगर हम बात करते हैं स्ट्राइकिंग की, कोलिजन की, हिटिंग की, बाउंसिंग की इन जनरल केस, तो मैंने कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो हिट करके वापस आता है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ चेंज इन मोमेंटम। वो चेंज इन मोमेंटम हमने किस तरह निकाला था? वो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला था फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम करके। ठीक है, हमने एक चीज यहाँ पे, एक टर्म यहाँ पे पढ़ा था, जिस टर्म को हम दोबारा देखेंगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोगों ने वो टर्म देखा था इलास्टिक का। तो मैंने ये एक केस डिस्कस किया था। मैंने कहा था यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है ऑफ मास एम, इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ वॉल। इलास्टिकली मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती, ये सेम वेलोसिटी के साथ वापस आता है। तो जाते वक्त भी इसका मोमेंटम एम वी था, एंड वापस आते वक्त मोमेंटम माइनस एम वी था। माइनस साइन की अहमियत यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर के। जब हमने चेंज निकाला था फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो अमाउंट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड हमारे पास माइनस टू एम वी निकला था। टू एम वी वॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज, एंड माइनस साइन showed the डायरेक्शन ऑफ द चेंज या डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फिर हमने कहा था कि सॉरी, फिर हमने कहा था कि अगर मैं फोर्स की बात करूंगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल एंड एक्सपीरियंस बाय द वॉल, according to second law, force experience, resultant force experienced by any object is equals to rate of change of its momentum। जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो बॉल के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम आया था, दैट वाज 2 mv। तो -2 mv, तो -2 mv अपॉन t was the resultant force that acted upon the ball। and अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स वॉल ने एक्सपीरियंस की थी, तो मतलब वो हो गई थी आपके पास 2 mv अपॉन टी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, फिर यही चीज हमने टू डायमेंशन भी देखी थी। मैंने कहा था टू डायमेंशन में जो हमारी एक स्पेसिफिक एग्जांपल थी, उसके अंदर हम लोगों ने इस टाइप का डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल से आता है, वॉल को हिट करता है, एंड उसी एंगल से वापस चले जाते हैं, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन हम लोगों ने ओ लेवल्स में लाइट में पढ़ी थी। तो वही सारा कॉन्सेप्ट है ये। ऐसे में मोमेंटम के दो कॉम्पोनेंट्स बनाए थे हम लोगों ने। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे जो मोमेंटम था दैट वाज mv cos थीटा। अब एक्स एक्सिस का जो मोमेंटम था वो इनिशियल mv cos थीटा था, फाइनल माइनस mv cos थीटा था। वेरेस वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल भी माइनस mv sin थीटा था, फाइनल भी mv माइनस mv sin थीटा था। तो हमने देखा कि रिजल्टेंट में वाई एक्सिस में रिजल्टेंट वाज जीरो, मतलब देयर वाज नो चेंज इन द मोमेंटम, या नो चेंज इन द वाई कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। हाँ, एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा था, एक्स कंपोनेंट में चेंज आ रहा था, वो -2 mv cos थीटा हो गया था। फिर सिमिलरली हम लोगों ने फोर्सेस निकाल ली थी। इस सारी चीजों के अंदर ये जो टी था, इसको हम लोगों ने हाईलाइट किया था, इस टी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। मैंने कहा था ये जनाब, ये जो टी है, इससे हम इम्पैक्ट टाइम का नाम दे रहे होते हैं। और मैंने कहा था ये इम्पैक्ट टाइम बहुत अहम चीज है। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पल्स को। मैंने कहा था चेंज इन मोमेंटम एक्टिंग ओवर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को इम्पल्स का नाम दिया जाता है। यूजली हम इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ही रेफर कर रहे होते हैं। फोर्स इनटू द टाइम, अगेन टाइम यहाँ पे इम्पैक्ट टाइम था। तो टाइम का इफेक्ट यहाँ पे ये था इम्पैक्ट टाइम का, कि अगर मेरे पास चेंज इन मोमेंटम फिक्स्ड हो, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज इन मोमेंटम इतना आना ही आना है। मल्टीपल एग्जांपल्स देखी थी हम लोगों ने। उसमें अगर ये जो टाइम है जिसके अंदर ये चेंज आ रहा है, इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ, टाइम को कम कर देता हूँ, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर यही टाइम अगर मैं बढ़ा दूं किसी तरह, तो मेरे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इम्पल्स कांस्टेंट है। हमने एग्जांपल्स दी थी, क्रिकेटर्स हैंड मूवमेंट, वो टाइम बढ़ा रहा होता है। हमने बम्पर्स की एग्जांपल दी थी, बम्पर्स गाड़ियों के टूटते हैं, बेंड होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे होते हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स में क्वेश्चंस इस्तेमाल किए जाते हैं, मैट्रिसेस इस्तेमाल किए जाते हैं एथलेटिक स्पोर्ट्स के अंदर। तो वहां पे असल मकसद ये होता है कि उनका जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो सडन ना आए,
तो जो फोर्स का इम्पैक्ट है, चोट वोट ना लगे, ठीक है ना। हम लोगों ने दो ग्राफ डिस्कस किए थे। मैंने कहा था ग्राफ के शेप से ज्यादा ग्राफ की क्वांटिटीज यहाँ पे जो है ना वो ज्यादा अहम है। एक था मोमेंटम टाइम ग्राफ। मोमेंटम टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट जो था वो इंफॉर्मेशन दे रहा था फोर्स से, रिजल्टेंट फोर्स से रिलेटेड। और एक था फोर्स टाइम ग्राफ, जहां पर आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम दे रहा था, ठीक है। दो चार क्वेश्चंस हैं, शॉर्टलिस्ट किए हैं आज की क्लास के लिए, फिर लेटर ऑन इसके ऊपर मजीद प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास के लिए दो चार क्वेश्चंस बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली। तो देखो ये हमारे पास एक सवाल है, सिंपल सा एक सवाल है। वो यहाँ पे हमसे बोलता है अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज थ्रोन अगेंस्ट अ वॉल एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इट बाउंसेस बैक विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। द कोलिजन लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड्स। तो देखें ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसमें आपके पास मास तो यहाँ आ चुका हुआ है। ये जो 12 दिया हुआ है ये आपके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, राइट। ये जो 8 दिया हुआ है ये फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन या आफ्टर द इंटरेक्शन वाली बात करेंगे। और 0.1 सेकेंड आपके पास इंटरेक्शन टाइम था। जब कोलिजन टाइम था, जो इम्पैक्ट टाइम था वो 0.1 सेकेंड था। 0.1 सेकेंड्स की इंटरवल में बॉल और वॉल एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट थे। उसने बोला कि व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, ठीक है। अब इस एवरेज फोर्स, चले इस एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। एवरेज फोर्स के बारे में हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि एवरेज फोर्स जो है वो बराबर है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम में यहाँ पे किस तरह निकालूंगा, मास, मैंने कहा था कि फाइनल माइनस इनिशियल आप इस तरह निकाल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसमें मास हमने कॉमन लेकर के बाहर रखा हुआ है, डिवाइड बाय द इम्पैक्ट टाइम। अब यहाँ पे एक अहम कैलकुलेशन ये है कि देखो आपने इसको रखा 0.5, फाइनल जो है वो आपके पास इन ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज का जिक्र होगा यहाँ पे। इसने स्पीड रेफर किया इसको, स्पीड कहकर इसने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपने यहाँ पे सिंस मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने -8 इसलिए लिखा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो -8 एंड -12, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल था तो ये -+12 था, हमने डायरेक्टली -12 लिख दिया, डिवाइडेड बाय द इम्पैक्ट टाइम। इम्पैक्ट टाइम आपके पास आ रहा था 0.1 सेकेंड्स का। तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट वुड बी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ठीक है। तो ये जरा वैल्यू आप भी कैलकुलेट कीजिएगा, मैं भी साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज 0.5 -8 -12.0.1। अब देखो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज -100। अब सिंस मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है यहाँ पे, तो मैंने ऑप्शन अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से डील कर लिया। सिंस ये पेपर 2 नहीं है, पेपर 2 में मोस्टली वो डायरेक्शन पूछ सकता है यूजली। अगर डायरेक्शन नहीं पूछेगा तो वहां पे वो बोलेगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो वहां पे आपने सिर्फ 100 लिख देना है। तो इससे घबराने नहीं है कि यार मेरा साइन, मेरा आंसर तो माइनस में आ रहा था। आपका आंसर माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप डायरेक्शन के साथ इसको कैलकुलेट कर रहे हो। अगर वो आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द डायरेक्शन, तो आपने जैसे मोस्टली पेपर 2 के अंदर वो पूछता है कि डायरेक्शन क्या है, तो वहां पे आप स्पेसिफाई कर देते हो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये हमने निकाली रिजल्टेंट फोर्स। आई होप ये वाली चीज आसान थी, क्लियर हुई होगी। इसी तरह इसी में एक और मतलब फर्दर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखते हैं। चलिए ना, ये एक सिंपल सा सवाल है, काफी सिंपल सा सवाल है। उसमें आपसे बोलता है द ग्राफ शोज हाउ द मोमेंटम ऑफ अ मोटरसाइकिल चेंजेस विद टाइम। मोमेंटम टाइम ग्राफ दे रखा हुआ है एक मोटरसाइकिलिस्ट का, और मोमेंटम जो है वो 0 से इंक्रीज हो रहा है लीनियरली टिल अ मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 500। उसने बोला व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मोटरसाइकिल। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया सवाल तो, है ना। अच्छा, मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है ये, अच्छा वो वाला सवाल चले ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ, बल्कि मैं अभी बता देता हूँ आपको कि उसका रेफरेंस क्या था।
ये हमने नवंबर 12 पेपर 1-2 क्वेश्चन 1-2 सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए मूविंग बैक टू द क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ना, हमें पता है कि ग्रेडियंट जो है वो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आप ग्रेडियंट किस तरह निकाल रहे हो? ग्रेडियंट आपके पास है चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। अच्छा, इतनी लंबी करनी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं, क्योंकि हम पहली अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी बेसिक्स के साथ समझा रहा हूँ। तो चेंज तो आपके पास 0 से लेके 500 ही आया, एंड टाइम वाज 0 से 10, तो वो 10 सेकेंड्स ही आया। आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आई दैट वाज 50 न्यूटन। ठीक है, तो काफी सिंपल हो गया था ये वाला तो। ठीक है, चलिए इसी तरह के एक दो और सिंपल क्वेश्चंस हमने निकाल रखे हुए हैं आज। अब आपको दोबारा एक मोमेंटम टाइम ग्राफ दे रखा हुआ है, राइट? वो बोलता है कि अ बॉडी एक्सपीरियंसेस अ वेरिंग रिजल्टेंट फोर्स दैट causes its momentum to vary as shown in the graph, at which point is the resultant force have the largest value। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है और फोर्स का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। फोर्स के मैग्नीट्यूड के वेरी होने से मोमेंटम जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है। उसने बोला किस पॉइंट के ऊपर जो मोमेंटम था वो सबसे ज्यादा लग रहा होगा। अब देखिए फिर वही वाली बात है कि सिंस आपके पास ग्रेडियंट जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स, तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स का मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम ग्रेडियंट वाली वैल्यू तलाश करनी है। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट आपने डी कहा, अगर बी को देखो, क्या बी का ग्रेडियंट ज्यादा नहीं लग रहा आपको? अगर मैं डी पे ग्रेडियंट बनाता हूं तो इट्स समवॉट लाइक दिस। ठीक है, और अगर मैं बी पे ग्रेडियंट बनाता हूं तो कुछ इस टाइप का है आपके पास। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि स्लोप जो है, ग्रेडियंट की जो वैल्यू है, वो बी पे थोड़ी सी ज्यादा है? तो ये आपके पास वुड बी द आंसर। बी इज द पॉइंट जहां पर आपके पास फोर्स जो लग रही है वो मैक्सिमम लग रही है। अच्छा, अगर यहीं पे अगर मैं बोलूं कि वो पॉइंट बता दें जहां पे फोर्स जो है वो जीरो है, डेफिनेटली वो पॉइंट होगा जहां पर ग्रेडियंट जो है वो जीरो होगा। तो अगर इस पॉइंट सी को देखो, पूछा नहीं है, हम इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज डाल रहे हैं, तो यहां पर आपके पास सिंस ग्रेडियंट जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो जाने वाली है। क्लियर हुई ये बात? यहां पे आपको अपनी मिस्टेक नजर आई? ए ए कौन सा पॉइंट हो सकता है जहां पे ग्रेडियंट जीरो है? वो वाला पॉइंट बोल रहे हैं आप? अच्छा नहीं, ए नहीं हो सकता। अगर ए को थोड़ा सा हाईलाइट करके देखो, थोड़ा सा जूम इन करके अगर हम देखें, तो ए का जो ग्रेडियंट है वो कुछ जीरो से ज्यादा है। अगर ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह स्टार्ट हो रहा होता तब तो मैं कहता कि जनाब ए कुछ होगा पॉइंट ऐसा, लेकिन ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो नहीं रहा, तो इस वजह से ए नहीं होगा ये वाला पॉइंट। बहुत कम है, यस, मिनिमम बोलते हैं आप फोर्स को, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये ग्राफ को जिस तरह स्टार्ट हो रहा होता जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो इनिशियल आप बोलते थे डेफिनेटली इनिशियल फोर्स जीरो थी, उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम फोर्स एक्ट होना शुरू हुई थी। ठीक है जी। ना, ये हैं तो बड़े सिंपल से एमसीक्यूज, लेकिन इसके अंदर भी कंफ्यूजन के अक्सर चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें एक बहुत मजेदार सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है यहाँ पे अच्छे वाले। वर्टिकल बाउंसिंग दी गई बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वाला केस सॉल्व किया था, जो अभी रिकॉल किया है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। वो आपसे बोलता है कि अ बॉल फॉल्स वर्टिकली ऑनटू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड रीबाउंड्स एज शोन। एक बॉल है, वो वर्टिकली जो है वो गिरती है, रीबाउंड करती है। आते वक्त मतलब गिरने से पहले, मतलब हिट होने से पहले उसका मोमेंटम था P1, और जब टकरा के वापस जा रही थी उसका मोमेंटम था P2। सही है, उसने बोला द बॉल हैज द मोमेंटम P1 डाउनवर्ड, ये हमने देख लिया।
आफ्टर द रिबाउंड एंड लीव द ग्राउंड विद द मोमेंटम p2 अपवर्ड, ये भी हमने देख लिया। फिर उसने बोला द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड फॉर 0.02 सेकेंड्स, 0.02 सेकेंड्स तक वो इन कॉन्टैक्ट। During this time interval, an average resultant force of 25 newtons act on the ball. What is the possible combination values of P1 and P2? मतलब उसने आपको इंटरएक्शन टाइम दे दिया, उसने आपको रिजल्टेंट फोर्स दे दी, और उसने आपको ना मास दिया, उसने आपको ना वेलोसिटी बताई, उसने बस इतना कहा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2। तो अगर आप मास एंड वेलोसिटी को तलाश करोगे ना, तो ये इम्पॉसिबल सी बात लगेगी कि यार मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रिटिकली सोचो कि आपको P1 एंड P2 दोनों की वैल्यूज गिवन है डिफरेंट उसमें ऑप्शंस में, तो आप यूजिंग बोथ P1 एंड P2 चेंज इन मोमेंटम को निकाल ही सकते हैं। और चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है F इंटू टी। नाउ द क्वेश्चन इज, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा जो फोर्स दी हुई थी दैट वाज 25, जो फोर्स दे रखी हुई है आपको दैट इज 25 न्यूटन, और जो टाइम दे रखा हुआ है दैट इज 0.02। तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम मेरे पास 0.02 इंटू 25, 0.5 आ रहा है। तो 0.5 न्यूटन सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम एग्जैक्टली। अब देखना क्या है, मुझे ये देखना है कि इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे 0.5 का रिजल्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम ए, देखो P1 डाउनवर्ड है, तो एक काम ये तय कर लेते हैं कि हम डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड को हमने कहा नेगेटिव और अपवर्ड को हमने कहा पॉजिटिव। अब आप रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट आप निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल करके। फाइनल आपके पास वैल्यू थी 0.65, इनिशियल आपके पास वैल्यू थी 0.15। तो फाइनल वैल्यू, तो क्योंकि अपर डायरेक्शन में है तो आपने इसको रखा पॉजिटिव में, पर इनिशियल वैल्यू थी 0.15 नेगेटिव के साथ, इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही नेगेटिव थी। यहां से मेरे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर, वो 0.8 आ रही है। तो ये ऑप्शन तो मेरे पास नहीं हो सकता, तो इसको तो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। अब इसी तरह बी को देख लेते हैं। अगर ऑप्शन बी को देखो एक दफा, तो ऑप्शन बी के अंदर आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो 0.3 माइनस माइनस 0.2, और ये जनाब बन रहा है 0.5 का। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी अभी देख लेते हैं। अगर मैं यहां देखूं तो 0.2 माइनस माइनस 0.3, बन तो ये भी 0.5 रहा है। ठीक है, और फाइनली अगर मैं देखूं कि 0.15 माइनस माइनस 0.65, तो ये भी आपके पास 0.8 बनेगा, जो कि नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि मैं ए और बी के दरमियान फंस गया हूं, बी और सी के दरमियान फंस गया हूं। बी भी जो है वो आपके पास 0.5 दे रहा है आंसर, और सी भी आपको 0.5 दे रहा है आंसर। अब आपकी जहानत यहां पर है, कॉन्सेप्चुअल आपकी जहानत यहां पर ये है कि आप सेलेक्ट करके मुझे बताओगे बी और सी में से गलत कौन सा है और सही कौन सा है। चेंज इन मोमेंटम दोनों के अंदर 0.5 का आ रहा है, जो कि आना चाहिए। ठीक है ना, जो हमने विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज गिवन वैल्यूज हमने निकाला था। आपने कहा सी, ठीक है, चले इस पे बात कर लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक सी इज द करेक्ट आंसर? आपको ऐसा क्यों लग रहा है सी करेक्ट आंसर? यस एग्जैक्टली, इनिशियल मोमेंटम कह दो इसे। P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि टकराने के बाद या तो सेम रहेगा अगर इलास्टिक है, और अगर इनइलास्टिक था, अगर लॉसेस हुए भी थे तो कम हुआ होगा ना। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब P1 हैज टू बी ग्रेटर देन P2। तो इस वजह से आपके पास बी जो है बी नहीं हो सकता। वो कहता है इनिशियल कम था फाइनल ज्यादा था, तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना हमारे पास। इनिशियल ज्यादा होना चाहिए था, फाइनल कम होना चाहिए था। तो ये दम एक मतलब मुझे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सही सवाल लगता है।
चले, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के और बहुत सारे मजेदार से क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम करेंगे, लेकिन सिर्फ एज ए स्टार्टर पैक हमने इसलिए इसको सॉल्व किया ताकि हमें वो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी देखे थे वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल था, वो मैंने शायद हाईलाइट कर रखा हुआ था। यस, ये है वो सवाल। चलिए एक सवाल और सॉल्व कर लें, थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन। वो ये कहता है कि a glider of mass 1500 kg is launched from rest on a straight and level track using a catapult. ठीक है। The graph shows the variation with time of the resultant force. Resultant force की वेरिएशन है। उसने बोला what is the speed of the glider when the resultant force acting on it reaches zero. जब मतलब डेफिनेटली टाइम मैक्सिमम हो जाता है और आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, तो उस वक्त स्पीड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जिस वक्त टाइम जीरो था, कैटापुल्ट का मतलब ये है कि आपने किसी चीज को स्ट्रेच करके उसको फेंका था, तो जिसको आपने स्ट्रेच किया था टाइम जीरो पर उसकी फोर्स मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डेफिनेटली उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती चली आ रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते चले जा रहा है। तो फोर्स ग्रेजुअली क्या होती चली आ रही है, कम होती चली आ रही है। एट द पॉइंट जहां पर आप वो फोर्स बिल्कुल जीरो हुई थी, वहां पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, जो भी चेंज आ रहा था रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। एंड एट द पॉइंट जहां पर फोर्स जीरो थी, सॉरी फोर्स मैक्सिमम थी, यहां पर जो वेलोसिटी थी दैट वुड बी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटीज एंड उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो, मुझे इतना पता है कि अगर फोर्स टाइम ग्राफ है तो एरिया वुड बी इक्वल टू द इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। और इम्पल्स इज इक्वल्स टू एम डेल वी। ठीक है। मास तो मेरे पास गिवन है, अगर मैं इसको इस तरह निकालूं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि उसको लॉन्च किया था, तो डेफिनेटली जीरो से लॉन्च किया था। तो मैं v निकाल सकता हूं ये वैल्यू रख के, अगर मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाए। चेंज इन मोमेंटम में एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम को सॉल्व करो। देखो, एरिया अंडर द ग्राफ ट्रायंगुलर शेप बन रहा है आपके पास, तो आपने कहा हाफ, बेस है आपके पास 40 सेकेंड्स की, और यहां पर हाइट जो है, ये देख लेना बस जब भी ग्राफ को सॉल्व कर रहे हो किसी भी चैप्टर के अंदर, तो ये जो चीज होती है ना, इसको बच्चे स्किप कर जाते हैं। यहाँ पे 10 मिली सेकेंड्स लिखा हुआ होगा, यहाँ पे किलो लिखा हुआ होगा, कुछ भी लिखा हुआ होगा, तो देख लेना प्रीफिक्स क्या लगी हुई है। अगर 10 मतलब किलो न्यूटन की है तो ये 10,000 का बेसिकली आपके पास एक फिगर आ रहा है। ठीक है। यहां से आपके पास एक मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज आएगा इन मोमेंटम। तो सबसे पहले मेरे साथ वो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज निकाल लेंगे आप। ठीक है। तो 0.5 इंटू 40 इंटू 10,000, तो ये 2 लाख न्यूटन सेकंड मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है। अब इस 2 लाख को इक्वल क्या करना है आपने, 200,000 को इक्वल किया एम डेल वी से। डायरेक्टली वैल्यूज लिख देता हूं ना। मास की वैल्यू आपको गिवन थी 1500, v माइनस जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, तो सिंपली 2000 को डिवाइड कर दो 1500 से एंड आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का, दैट इज 133.3 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द आंसर्स हम इसको 133 ही चूज करेंगे। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। चले, अब यहां तक इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को यहां पर रखते हैं और अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर हम इसको नाम देंगे कोलिजन को एक्चुअली हम समझ रहे हैं। तो टुडेज टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस तरह समझ रहे हैं हम इसको समझ रहे हैं थ्रू कोलिजन्स। अच्छा, द पॉइंट इज कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो बाउंसिंग बॉल वाले केस किए थे, अब तक जितनी बातें की थी, क्या सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां वैलिड नहीं है? बिल्कुल वहां भी वैलिड है।
लेकिन हम इसको कोलिजन्स के थ्रू ही समझ रहे होते हैं। ठीक है, चले। सबसे पहले तो देखो कोलिजन आप किसे कह रहे हो। सबसे पहले कोलिजन को समझने की कोशिश करते हैं कि कोलिजन क्या चीज है। ठीक है, हम एग्जैक्टली जब हम बोलते हैं कि कोलिजन की बात करें तो कोलिजन हम किसे कह रहे हैं। कोलिजन हम कहते हैं कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन टू अ सर्फेस, जैसे हम लोगों ने बाउंसिंग बॉल केस में देखा था। अ सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड मेक इट मूव, ये भी कोलिजन है। अ सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन टू another moving object. A moving object could be in the same direction, a moving object could be moving in the opposite direction. तो कुल मिला के बात यह है कि अगर दो ऑब्जेक्ट टकरा जाएं आपस में, दिस इज अ कोलिजन। ठीक है ना। तो हम यूं लिखेंगे कि इस चीज को पहले मैं कहीं लिख दूं। ठीक है, अच्छा मैंने टेम्पलेट तो बड़ा अच्छा बना दिया, लेकिन ये कि लिखने की जगह नहीं छोड़ी। मैं यहाँ पर कोलिजन्स को और एक दो चीजें और लिखनी होंगी, तो वो मैं यहाँ लिख के आपको देता हूँ। सबसे पहले हम कोलिजन को समझ लेते हैं, कोलिजन क्या है। तो कोलिजन बेसिकली हम कह रहे हैं, ये ऐसी कोई डेफिनेशन पूछता नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स या हिट्स another मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब मुमकिन है कि जिससे वो जाके टकरा रहा है वो खुद रुका हुआ था, या हो सकता है वो खुद भी मूव कर रहा हो। खुद मूव कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों केसेस हो सकते हैं। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट their interaction is referred as a collision। ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट दूसरे मूविंग या दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जाकर के हिट कर गया है, टकरा गया है चलते चलते, तो उनकी जो इंटरेक्शन थी उसको हमने नाम दिया था कोलिजन का। अब कोलिजन के नतीजे में होगा क्या, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे तो अब क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जब वो हिट करेंगे तो दे विल एक्सर्ट एन एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। एंड जब वो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे तो डेफिनेटली दे विल एक्सपीरियंस अ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। तो डेफिनेटली वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर डिक्रीज इन मोमेंटम आएगा, एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर इंक्रीज इन मोमेंटम आया होगा। और इस इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक का इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज, को हम नाम देते हैं एक्सचेंज इन मोमेंटम। कि वो कोलाइड करके अकॉर्डिंग टू थर्ड एंड सेकंड लॉ, फॉलोइंग थर्ड एंड सेकंड लॉ, वो मोमेंटम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो ये दो पॉइंट भी हम अपने पास पहले जॉट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा कि द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, the colliding objects will exert an experience। जब हम बोलते हैं exert an experience, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जितनी वो लगा रहे होते हैं उसके ऊपर लग भी रही है। ठीक है ना, exert an experience equal and opposite forces according to the third law of motion। ठीक है, अच्छा ये हो गई दूसरी अहम बात। अच्छा, अब सिंस वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स लग रही है दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ रिजल्टेंट फोर्स लग रही है तो दे वुड एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम एज वेल। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, according to second law,
both the objects will experience a change in momentum. ठीक है, ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स. ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी रिगार्डिंग द कोलिजन. अब कोलिजन को समझें कि कोलिजन को हम किस तरह, कोलिजन किसे कह रहे हैं. तो देखो, कोलिजन को समझना है ना, तो अपने माइंड को ले जाओ कैरम के बोर्ड के ऊपर, अपने माइंड को ले जाओ स्नूकर की टेबल के ऊपर. सबसे अच्छा जरिया किसी भी कोलिजन को विजुअलाइज करने का कैरम या स्नूकर से अच्छा नहीं मिल सकता. अब देखो, आपने कैरम खेला है, स्नूकर खेला होगा, उसमें अ बॉल, अ मूविंग बॉल और अ मूविंग डिस्क strikes onto another stationary or moving disc. ड्यूरिंग दिस स्ट्राइकिंग क्या होता है? बिफोर पहले बात करते हैं. अब हमारे पास तीन स्टेजेस आ गए, बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर बात करनी है. देखो, बिफोर की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं. हो सकता है कि दो, एक रुका हुआ था, दूसरा आकर के टकरा गया. अब ये दोनों खैर बात की बात है. हो सकता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे हो और हेड ऑन टकरा गए. हो सकता है दोनों तेज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, पीछे वाला तेज आ रहा था, आगे टकरा गया. हो सकता है दोनों इधर जा रहे थे, टकरा गए. तो देर देर कुड बी मल्टीपल केसेस ऑफ इनिशियल कंडीशन, मतलब बिफोर द कंडीशन कोलिजन. कोलिजन की तो एक ही कंडीशन है, टकराए दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा दी, इक्वल एंड ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ. आफ्टर द कोलिजन क्या क्या केसेस देखने को मिल सकते हैं? हो सकता है कि एक ये रुका हुआ था, चलता हुआ आया, ये टकराया, ये रुक गया, ये चलना शुरू हो गया. मतलब पहला ऑब्जेक्ट रुक गया, दूसरा चलना शुरू हो गया. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि ये चलता हुआ आया, टकराया, टकराने के बाद दोनों ज्वाइंट होकर के चलना शुरू हो गए. ऐसा भी हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, टकराए, टकरा करके वापस चले गए. मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आए थे और ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए. ठीक है. तो देयर कुड बी मल्टीपल केसेस बिफोर एंड आफ्टर ना, डायरेक्शन के हिसाब से. हम एक जनरल बात करते हैं. अब एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखी हुई है, उसको मैंने बना रखा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू मासेस m1 एंड m2. दोनों बिफोर द कोलिजन रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज u1 एंड u2 से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे हैं. आकर के वो एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने पर वो फोर्सेस लगाते हैं. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट वन, जो येलो वाली बॉल है, जो ग्रीन वाली बॉल है, मुझे नहीं पता किस कलर की नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये टेक्निकली ग्रीन और येलो के दरमियान का कलर है. बहरहाल ये बहस तो तू नहीं है. तो ऑब्जेक्ट वन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, अ रिजल्टेंट फोर्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, उसको मैंने F1 का नाम दिया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ. ऑब्जेक्ट टू, जो कि रेड कलर का है, मार्क 3 है, उसने राइट हैंड साइड पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस की, उसको मैंने F2 का नाम दे दिया. अब ड्यू टू दीज रिजल्टेंट फोर्सेस, इन दोनों ने चेंज इन मोमेंटम एक्सपीरियंस किया आफ्टर द कोलिजन. ये चला गया जनाब इस जानिब और ये चला गया जनाब इस जानिब, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने शुरू हो गए, ऑपोजिट टू देयर इनिशियल कंडीशंस. ठीक है. अब ये इनका कोलिजन, ये एक्चुअली कोलिजन करा रहा है, एक स्पेसिफिक जनरल सा केस बात कर रही. नाउ व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम states that the total momentum of the system in an isolated system, the total momentum of the system before the collision must be equal to the total momentum after the collision. टोटल मोमेंटम से मुराद ये है कि टकराने से पहले टोटल मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम वुड बी इक्वल टू टकराने के बाद इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम. मतलब मोमेंटम लॉस नहीं होने वाला, के पास जितना मोमेंटम टोटल जो है वो था उतना ही रहेगा. हाँ, इंडिविजुअल कम ज्यादा हो जाएंगे. हो सकता है कि इसके मोमेंटम में डिक्रीज आया था, तो जितना इसका डिक्रीज होगा उतना ही इसका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो सम है वो आपके पास अल्टीमेटली सेम रहेगा. तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट्स. तो हम यहाँ पे कहीं पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख देते हैं. मैंने बहुत कम जगह छोड़ी है, तो मैं इसी साइड बाई साइड जो है ना वो जगह ढूंढ ढूंढ के लिख रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख रहा हूँ. मैं लिखा लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा जी, क्या स्टेटमेंट है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, according to the law, in an isolated system, the total momentum, the total momentum before the collision is equal to total momentum after the collision. मतलब जो सम था दोनों टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का, टकराने से पहले टकराने के बाद सम उतना ही रहेगा, इंडिविजुअल हो सकते हैं चेंज हो जाए। अब यहाँ पे ना एक दफा स्टेटमेंट को रिव्यू कर लेते हैं। इन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऐड की, मैंने कहा इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ व्हाट डज आइसोलेटेड सिस्टम मींस? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि we are not considering any other force apart from the exerted and experienced force during the collision। मतलब ये जो थर्ड लॉ वाली फोर्सेस थी, F1 and F2, इन दो फोर्सेस के अलावा और कोई भी अगर फोर्स लग रही होगी तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब इन दो फोर्सेस के अलावा और कौन सी फोर्स लग सकती है? देखिए, इन दो फोर्सेस के अलावा F1 एंड F2 के अलावा रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस हो सकती हैं, आपके पास एयर रेजिस्टेंस फोर्सेस हो सकती हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होंगी थोड़ी बहुत। हमने उनको इग्नोर कर दिया। हम कह रहे हैं कि जनाब ये इंटरैक्टिंग फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स लग ही नहीं रही है इनके ऊपर, तो हमने इसको कहा आइसोलेटेड सिस्टम। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल मोमेंटम था बिफोर एंड आफ्टर वो क्या रहेगा आपके पास? सेम रहेगा। इसी बात को मैं रिफ्रेश करके एक और तरीके से लिख रहा हूं, मतलब सेम सेम लॉ, बस रिफ्रेश कर रहा हूं। एक और वर्डिंग में हम इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम, अच्छा मोमेंटा का जो वर्ड है दैट्स प्लूरल ऑफ मोमेंटम। मोमेंटा रिमेन्स कंजर्व्ड। वक्त कम हो और स्टेटमेंट लिखनी हो तो उसके लिए छोटी सी स्टेटमेंट आप इस वाली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली कहां से आया था? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन एप्लीकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड लॉ। ये सेकंड एंड थर्ड लॉ को इस्तेमाल करके हम लोग इस लॉ तक पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे वो यहाँ पे जरा मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, सिंस वी हैव ठीक है फ्यू मिनट्स लेफ्ट, तो मैक्सिमम जितना हम समझ सके आज की क्लास में उसको आज के लेक्चर में देखेंगे, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी थर्ड लॉ। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को समझने की तरफ जा रहे हैं मैथमेटिकली। देखिए, सबसे पहली बात यहां से स्टार्ट होगी कि जब ये टकराए थे तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाई थी। वो फोर्सेस थी F1 और F2, एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ये -F1 बराबर था F2 के। अच्छा, F1 के साथ माइनस क्यों लगा हुआ है? F1 के साथ माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्ट कर रही है। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ये जो फोर्स है
रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F1 के ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो F1 के जो मोमेंटम में चेंज आ रहा था उसके बराबर था, और F2 के अंदर जो चेंज आ रहा था वो उसके बराबर था, और साइन एज इट इज इसके साथ रहे। ये बात जो है वो हमने लिखी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। ठीक है ना। सिंस इंटरेक्शन टाइम दोनों के लिए सेम होगा ना, दोनों ने एक दूसरे को बैक वक्त ही गले लगाया था, तो वो तो टाइम दोनों के लिए सेम था, हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास बचा हमारे पास बचा कि जनाब जितना चेंज इन मोमेंटम ऑब्जेक्ट वन में आ रहा है उतना ही चेंज इन मोमेंटम ऑब्जेक्ट टू के अंदर आ रहा है। तो वही वाली बात जो जिसको हमने कहा था एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। तो मतलब एक का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, दूसरे का इंक्रीज हो रहा है, हमने बोल दिया एक्सचेंज हो गया। अब थोड़ा सा इसको एनहांस करके इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। देखो अगर चेंज निकालना है तो चेंज किस तरह निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस साइन बड़े सारे आएंगे, माइनस प्लस की होगी कंफ्यूजन, तो बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ चलना। ये जो पहला मैंने माइनस साइन लिखा ये थर्ड लॉ वाला माइनस साइन था, इसको मैंने बाहर लिख दिया। मैंने कहा था अगर मैं चेंज निकाल रहा हूं तो मैं निकालूंगा फाइनल ऑफ मास वन माइनस इनिशियल ऑफ मास वन, और यहां पे जो मैं चेंज निकालूंगा निकालूंगा फाइनल ऑफ मास टू माइनस इनिशियल ऑफ मास टू। ठीक है ना। ये मैंने कहा चेंज निकलेगा। अब फाइनल वैल्यूज क्या है, माइनस साइन ये थर्ड लॉ का था। अगर फाइनल वैल्यू मास वन की देखो तो ये रहा मास वन और ये रहा इसका फाइनल मोमेंटम m1v1। ठीक है। लेकिन ये m1v1 क्यों के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये हो जाएगा माइनस m1v1। ठीक है। माइनस इनिशियल मोमेंटम आपके पास पॉजिटिव ही था तो आपने इसको सिर्फ m1u1 लिख दिया। ठीक है। अच्छा अब अगर फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट टू की बात करो तो फाइनल मोमेंटम इसका ये रहा m2v2, और राइट हैंड साइड पर है तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आपने इसको लिखा m2v2 माइनस। अब आपके पास इनिशियल मोमेंटम अगर इसका गौर करो तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे इनिशियली ट्रैवल कर रहा था विद वेलोसिटी u2, तो मोमेंटम हो गया था माइनस m2u2। तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा माइनस m2u2। ठीक है। यहां पे ये बात खत्म हो गई। अब सबसे पहले काम ही कर दें, जो ब्रैकेट के अंदर बाहर जो सारे माइनस साइन थे एक दफा उसको रिजोल्व कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको लिखा m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू m2v2 प्लस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा सॉरी, m2u2। ठीक है। अब मुझे काम ये करना है, मुझे इनिशियल्स एंड फाइनल्स वाली वैल्यूज को एक जगह करना है। ठीक है ना। इनिशियल में एक ये है, इनिशियल में एक ये है, फाइनल में एक ये है, और फाइनल में एक ये था। तो मैं इनिशियल वाले टर्म्स एक तरफ कर दूंगा, फाइनल वाले टर्म्स एक तरफ करूंगा, क्योंकि मुझे इनिशियल एंड फाइनल को इक्वेट करना है। ठीक है ना। तो m1u1 तो यहीं रहने दिया मैंने। मैं m2u2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे लेकर आ रहा हूं, प्लस का साइन इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो यहां पर आने के बाद ये हो गया था नेगेटिव में, तो m1u1 माइनस m2u2। अच्छा सिमिलरली m2v2 को यहीं छोड़ा मैंने, और लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर m1v1 लेकर के आ गए थे, तो ये प्लस के साइन के साथ था तो माइनस का साइन हो गया m1v1। तो अब अगर गौर से देखो तो ये हो चुका हुआ है आपके पास मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, सम ऑफ द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, एंड ये चीज हो गई आपके पास टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इस चीज को हम यहां पे लिख भी देते हैं, दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। एंड जनाब ये हो गया हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो हेंस यूजिंग थर्ड एंड सेकेंड लॉ हम लोगों ने कंक्लूड किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट
अच्छा, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन डेफिनेटली देखो M1, अगर इसमें मैं करता M1U1 प्लस, तो ये -M2U2 हो जाता ना, तो इसलिए देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं इनको ऐड करता, मैं लिखता M1V1 प्लस M2V2, सॉरी M1U1, और हाँ मैंने ऐड करना था तो M2V2, तो ये डेफिनेटली आपके पास M2V2 माइनस M1V1 बन जाता है, तो माइनस साइन का साइन डायरेक्शन से है। तो इन जनरल आप ऐड कर रहे हो, अगर केस ये नहीं होता, लेट्स से कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐड जा रहे होते, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे होते, तो साइन उस हिसाब से चेंज हो जाते। लेकिन जो कंजर्वेशन वाली चीज है वो आपके पास फिर भी वैलिड रहती, ठीक है। किसी भी किस्म का, अब किस किस्म का, जो वर्ड किस्म मैंने यूज किया, टाइप्स ऑफ कोलिजन, ये हम डेफिनेटली कल देखेंगे। किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप का आपके पास कोलिजन हो, ठीक है, दिस थिंग होल्ड्स स्टिल, मतलब किसी भी किस्म का आपके पास कोलिजन होगा, इट विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। So this small thing that we started right now was conservation of momentum. यहां से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज टुमारो, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।